बिना पुलिस के मुल्क में अमन का तसव्वुर भी करना शायद मुश्किल है। पुलिस महकमा वो महकमा है जिस पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरी तरह से रहती है और हमारे मुल्क में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है पुलिस में शामिल होना। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पुलिस महकमे में करियर बना सकते हैं, कैसे आप एंट्री ले सकते हैं अलग अलग लेवल्स पर। एक बेहद ख़ास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक पैकेज के जरिए करीब से जानते हैं पुलिस महकमे को। पुलिस सर्विसेज आज के दौर में एक मुअज़्ज़ज़ और चैलेंजिंग करियर बन चुका है। ये न सिर्फ कानून की बालादस्ती कायम रखने में मदद करता है, बल्कि माशरती तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम में भी अहम किरदार अदा करता है। जदीद दुनिया में जुराइम की रोकथाम, तहक़ीक़ात, कानून का नफाज, कम्युनिटी पॉलिसिंग और साइबर क्राइम कंट्रोल जैसे पहलुओं को समझना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये फील्ड उन अफराद के लिए बेहतरीन है जो कानून, इंसाफ और समाजी बहबूद में दिलचस्पी रखते हैं और माशरे को महफूज बनाने का शौक रखते हैं। ये शोबा मुख्तलिफ पेशावराना पहलुओं पर मुश्तमिल है, जिनमें शामिल है लॉ इन्फोर्समेंट एंड पेट्रोलिंग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, साइबर क्राइम कंट्रोल, कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड पब्लिक सेफ्टी। ये तमाम शोबे किसी भी मुल्क के अमन व अमान और कानून के नफाज के लिए निहायत अहम है। जब ये अनासिर मिलकर काम करते हैं तो एक महफूज, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता मुआशरा तश्कील पाता है। इन्हीं महारतों को सीखने और अमली तौर पर अपनाने वाले अफराद पुलिस ऑफिसर, क्राइम इन्वेस्टिगेटर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट और लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनर जैसे पेशावर कहलाते हैं। ये माहिरीन न सिर्फ अपनी कानूनी और तफ्तीशी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि दूसरों को भी कानून की पासदारी की तरगीब देते हैं, जिससे मजमूई तौर पर एक महफूज और पुरअमन माहौल कायम होता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और पॉलिसिंग की तकनीक भी जदीद हो रही है। फॉरेंसिक साइंस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन और कम्युनिटी इंगेजमेंट जैसे नए रुझानात को समझना जरूरी हो चुका है। इस फील्ड में महारत हासिल करके न सिर्फ आप अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि एक मुस्तहकम और बावकार करियर भी बना सकते हैं। अगर आप कानून, इंसाफ, तज़्ज़िये और आवामी खिदमत में दिलचस्पी रखते हैं तो पुलिस सर्विसेज का शोबा आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। ये फील्ड न सिर्फ आपको एक चैलेंजिंग और बावकार करियर फराहम करता है, बल्कि आपको मौका देता है कि आप माशरती बेहतरी और इंसाफ के क़याम में अहम किरदार अदा कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आप पुलिस महकमे को जान गए होंगे। अब पुलिस सर्विस से जुड़ी बारीकियों को समझने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज की हमारी खास पेशकश उन तमाम लोगों के लिए बेहद खास है, बेहद मालूमात भरी है जो पुलिस महकमे में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस महकमे में कैसे आप करियर बना सकते हैं, इस महकमे पर पूरी बारीकी से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं मिस्टर अशोक कुमार, जो कि एक IPS रह चुके हैं, पुलिस महकमे में कई बड़े रैंक्स पर काम कर चुके हैं, DGP रह चुके हैं उत्तराखंड के, बहुत सारे मेडल्स आपको मिल चुके हैं। इस वक्त हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और फॉर्मर DGP हैं उत्तराखंड। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास शो में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे मैं पुलिस महकमे पर यह करना चाहता हूं कि देखिए, पुलिस महकमे को लेकर सबकी अपनी एक अलग राय है, लेकिन जिस तरह से पुलिस महकमा बाहर से नज़र आता है, जो आम लोग सोचते हैं, उसके मुकाबले अंदर रहकर, पुलिस महकमे में रहकर किस तरह से उसे देखा जा सकता है। मतलब कि नज़रिया बेसिकली मैं एक ऑफिसर का और एक आम इंसान का समझना चाहता हूं पुलिस महकमे को लेकर। देखिए, पुलिस महकमा के बारे में कई सारे एंगल से देखा जा सकता है। जो हम प्रथम दृष्टया देखते हैं, पुलिस महकमा वो है जो अपराध रोकने के लिए बना है, समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बना है और लोगों को जो है जस्टिस दिलाने के लिए बना है, न्याय दिलवा सके, किसी पे जातियाँ ना हो और अपराध कम हो, और अपराध हो भी जाए तो उनको जो है वर्कआउट किया जाए, नियंत्रित किया जाए।
और इसके अलावा एक दूसरा रोल जो मैंने कहा, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस का महकमा बना है कि भाई इतने सारे लोग रहते हैं, कोई आपस में झगड़े ना हो और मेले ठेले होते हैं, ट्रैफिक होती है, इनका मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। तो ये सारे मेजर रोल होते हैं। सर, एक आम सिविलियन या फिर एक पुलिस ऑफिसर या फिर एक पुलिस महकमे में जो सिपाही काम कर रहा है, उन दोनों के नज़रिए में क्या फ़र्क है पुलिस महकमे को लेकर? मतलब अंदर से और बाहर से क्या फ़र्क लगता है? बाहर से लोग सिर्फ पुलिस को पावर के रूप में देखते हैं और पावर के मिसयूज के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो मेरे विचार से अंदर से देखने में ये है कि एक तो एक नई चीज़ समझ आती है कि पुलिस लोडेड बहुत है, पुलिस बहुत ज़्यादा लोडेड है। डिसिप्लिन की वजह से कहिए, काम की वजह से कहिए, वर्किंग आवर हमारे 13 तो एवरेज ही है, कभी कभी 16, 18, 20 हो जाते हैं। तो वो बातें लोगों को नहीं दिखती। दूसरी, पुलिस पे अपनी सुविधाएं बहुत कम हैं। और तीसरा ये है कि पुलिस में जितनी अपॉर्चुनिटी है लोगों की हेल्प करने की, वो शायद ही किसी अन्य विभाग में हो। ये बहुत ज़्यादा है, वो सेटिस्फेक्शन भी है। पर अधिकांश क्या, बहुत से लोग अब वो पॉजिटिव यूज ना करके उसको नेगेटिव ज़्यादा यूज कर रहे हैं कि पावर का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, उस गेम में रहते हैं। तो ये एक उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किंतु बाहर की जनता सिर्फ नेगेटिव ज़्यादा देखती है, पुलिस के अंदर जाके बहुत पॉजिटिव भी पता चलता है। सर, हम सभी जानते हैं कि पुलिस महकमे में अलग अलग लेवल पर भर्तियां निकलती हैं, चाहे वो कांस्टेबल की हम बात करें, सब इंस्पेक्टर की हम बात करें या फिर आईपीएस लेवल पर हम बात करें। तो आप अगर तफसील में अगर बता पाएँ कि किस किस लेवल पर भर्तियाँ निकलती हैं और किस किस तरह से उनमें एंट्री की जाती है, क्या तैयारियाँ होती हैं? सामान्यतः 4 मेजर रैंक्स हैं जो पुलिस में भर्ती होती है हर जगह। सबसे नीचे कांस्टेबल का रैंक है, उसके बाद 2 पद हैं हेड कांस्टेबल एएसआई, वो प्रमोशन के हैं, उस पर भर्ती नहीं होती है। फिर सब इंस्पेक्टर का रैंक है जिस पे भर्ती होती है। बीच में इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर भी प्रमोशन का रैंक है। फिर डीएसपी का रैंक है जिसको स्टेट पुलिस सर्विस बोलते हैं। हरियाणा होगा तो हरियाणा पुलिस सर्विस, यूपी होगा तो यूपी पुलिस सर्विस, ठीक है। तो वो स्टेट का लोक सेवा आयोग इसकी भर्ती करता है। तो गजेटेड ऑफिसर 2 कहलाते हैं आप, और वो सीधा डीएसपी लगते हैं, मतलब स्टार्टिंग में डिप्टी एसपी या डीएसपी, दिल्ली के हिसाब से बोलें तो एसीपी। तो वो तीसरा रैंक और हाईएस्ट आईपीएस है। तो ये 4 रैंक पे भर्ती होती है जो मेन पुलिस है डायरेक्ट। उसके अलावा कुछ साइड एंट्रीज हैं वायरलेस वगैरह की, वायरलेस ऑपरेटर है, वो हेड कांस्टेबल रैंक से शुरू होती है। कुछ मिनिस्ट्रियल हैं, स्टेनो कांस्टेबल, मतलब वो क्लर्क, तो वो उसमें थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल्स हैं, पर वो बहुत कम संख्या में है। मेजर संख्या में यही है मेन पुलिस। फिर थोड़े से कम संख्या में मिनिस्ट्रियल लोग हैं, और जैसा मैंने कहा कि वायरलेस है, फायर सर्विसेज है, उन सब की भी भर्तियां होती हैं। सर, थोड़ी और अगर आप रोशनी डाल पाएँ कि अलग अलग लेवल्स पर कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से बोर्ड कंडक्ट कराते हैं, और कौन कौन सी क्लासेस के बाद आप एलिजिबल होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए? सभी जगह जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए या तो बोर्ड बने हैं पुलिस के स्पेसिफिक, और या आजकल कहीं कहीं लोक सेवा आयोग भी करने लगा है। तो पूरी तरह से फिजिकल और रिटन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऑलमोस्ट 50% मार्क्स फिजिकल के होते हैं, 50% रिटन के। तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी देखी जाती है कि आप कितने फिट हैं पुलिस में आने के लिए। ये कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में है। सब इंस्पेक्टर रैंक पे भी फिजिकल टेस्ट होते हैं, बट वो क्वालिफाइंग होते हैं मोस्टली, उनके नंबर नहीं जुड़ते। आपको एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है पार करना होता है, किंतु उनके नंबर जुड़ेंगे नहीं। और डिप्टी एसपी और आईपीएस में दोनों में एक मिनिमम हाइट तो प्रिस्क्राइब्ड है, 165 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 152 फॉर फीमेल। उसके बाद और कोई फिजिकल पैरामीटर्स नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होता। मतलब फिर वो ट्रेनिंग में ही उनको रगड़ा लगा के स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो जो बाकी तीनों एग्ज़ाम है इसमें ग्रेजुएशन लेवल चाहिए, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी और आईपीएस। और कांस्टेबल में 12th लेवल है, कहीं कहीं 10th लेवल भी है। सर, लड़कियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पुलिस महकमे में? लड़कियां भी अब तो, पहले तो 10% से भी कम थी, अब तो धीरे धीरे ये हुआ कि भी 30% पे लाई जाए इनकी परसेंटेज। तो लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। और कांस्टेबल रैंक पे ही वो कैडर अलग है कि उनकी भर्तियां अलग निकलेंगी। सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी और आईपीएस तीनों कॉमन है, कोई भी अप्लाई करे, लड़का लड़की, वो नंबरों के हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो
कितनी भी इसमें कोई रिजर्वेशन वगैरह रहता है? कोई रिजर्वेशन नहीं, कितनी भी संख्या में लड़कियां आ सकती हैं उसमें। सर, स्टेट पुलिस में और यूनियन टेरिटरी की पुलिस के स्ट्रक्चर में कुछ फ़र्क होता है ना, क्योंकि दिल्ली में कमिश्नर होता है, बाहर डीजीपी होता है, तो इस स्ट्रक्चर पर थोड़ी रोशनी डालिए आप। यूनियन टेरिटरीज नहीं, कमिश्नरेट सिस्टम का अलग है। जहाँ जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है तो कमिश्नर इज़ द हेड ऑफ द पुलिस ऑफ दैट प्लेस, और फिर नीचे उनके नीचे एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीसीपी, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, ये है। और जहाँ डीजीपी है, जहाँ पे डीजीपी होते हैं जो नॉर्मल स्टेट होते हैं, तो वहाँ पे हेड ऑफ द पुलिस इज कॉल्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर उनके नीचे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर आईजीपी, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, ये है। तो ये नोमेनक्लेचर बदल जाती है। सर, आईपीएस बनने का ख्वाब बहुत से लोगों की आंखों में होता है, और आप एक आईपीएस रह चुके हैं, तो मैं आपकी ज़ुबानी समझना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन चाहेंगे कि एक आईपीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या तैयारियां होनी चाहिए? मेरे विचार से जो यूपीएससी एग्ज़ाम है देश के सबसे टफ एग्ज़ाम है देश का, और सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, 15 लाख बच्चा आजकल इस एग्ज़ाम को ले रहा है। तो उसमें टॉप 500 में आने वाले ही, बल्कि टॉप 200 वाले ही आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो अपने आप में कठिन तो बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन का लेवल भी और एग्ज़ाम का लेवल दोनों बहुत ज़्यादा कठिन है। बट ये है कि असंभव कुछ नहीं है, कुछ लोग निकलेंगे ही हर साल, तो हम प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा और कोई तैयारी, और कोई मुझे लगता है कि ज़रूरत है आईपीएस एस्पिरेंट के लिए जो बनना चाहता है उसको, अगर आप और कुछ कहना चाहें तो? पहले तो हमें इसमें जंप करने से पहले अपना SWOT एनालिसिस करना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। यूपीएससी को क्या चाहिए ये पहले समझें। एक इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, नंबर 1। इंटेलिजेंट नहीं होगा तो कैसे 15 लाख में से 500 में कैसे आओगे? फिर हार्ड वर्किंग आदमी चाहिए, खाली इंटेलिजेंस पर्याप्त नहीं है, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, कमिटमेंट, फोकस, अटेंशन। उसके साथ फिर स्मार्ट वर्क चाहिए, मतलब जो अपना सारे काम स्मार्ट नहीं करता, टाइम मैनेजमेंट जिसका बेटर हो, जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर हो, जिसका रीडिंग स्किल बेटर हो, राइटिंग स्किल बेटर हो, हर चीज़ में एक्स्ट्रा तेज हो। खाली इंटेलिजेंट होने से नहीं काम चलेगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट किसी में नहीं है तो फिर वो बिना बात टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ के। तो ये उनको शुरू में समझ लेना चाहिए कि भाई मेरे अंदर कैलिबर है कि नहीं है, और फिर यह है कि रगड़ा लगाएंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। हर शोबे में आजकल नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस महकमे में क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं? क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ पर आप बात करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से साइबर क्राइम में नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, खुल भी रही हैं, धीरे धीरे और खुलेंगी। सीसीटीवी कैमराज के थ्रू केसेस वर्कआउट हो रहे हैं, तो वो भी एक फोरेंसिक साइंस में अभी जो नए कानून आए हैं उन्होंने फोरेंसिक मैंडेटरी कर दिया है, तो उससे फोरेंसिक साइंस के जॉब ज़्यादा खुलेंगे, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी के जॉब बढ़ेंगे, और यही कह सकता हूँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी? उसके एग्ज़ाम तो कुछ अलग होंगे ना? नहीं, एग्ज़ाम अलग होगा, बट वही एक बेसिक मिनिमम कोर्स वगैरह करना होगा, और उसके बाद कोई ना कोई एग्ज़ाम उसका भी कोई कंडक्ट करते हैं लोग। सर, एआई का इन्वॉल्वमेंट आजकल हर फील्ड में हो रहा है, तो पुलिस महकमा एआई को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और आप किस तरह से उसका फ्यूचर देखते हैं? देखिए, एआई तो फेस रिकॉग्निशन में ही आ गया, ठीक है भाई। उसके थ्रू हम जो भीड़ में से किसी चेहरे को पहचान सकते हैं, तो क्राइम डिटेक्शन में काम आ जाएगा। फिर एआई के थ्रू जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो एआई को यूज करके हो रहे हैं, तो फिर एआई को जब तक हम समझेंगे नहीं तो उनको कैसे वर्कआउट करेंगे। तो एआई तो लाइफ के हर क्षेत्र में घुसते जा रही है, तो ऐसे ही पुलिस में भी उसको एंट्री नॉर्मल है। फ्यूचर इस तरह के आप क्या देखते हैं एआई का पुलिस में? एआई का फ्यूचर मैं तो ज़्यादातर क्राइम से लिंक करके देखता हूँ कि क्राइम जो है एआई रिलेटेड बढ़ेगा, तो उसको वर्कआउट करने के लिए हमें भी एआई की मदद लेनी पड़ेगी। और बाकी जितनी भी और टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो चाहे वो बॉर्डर रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रोन्स वगैरह से रिलेटेड हो, सब में धीरे धीरे एआई का यूज बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई इसके एक्सपर्ट हम भी रखें।
सर, आप अलग अलग लेवल पर भर्तियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लेवल्स पर पुलिस में भर्तियां होती हैं। एक बार अगर आप तफसील से बता पाएँ कि अलग अलग लेवल पर कौन कौन से ओहदों पर जो वैकेंसीज होती हैं वो निकलती हैं और किस किस तरह से उनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या तैयारियां होती हैं? मेरे ख्याल से यूपीएससी की और स्टेट पुलिस सर्विस की जो सर्विस है कि डेट ऑफ वो है एज जो है, मेरे हिसाब से वो 30 से 32 साल है सबकी सब जगह। कहीं 30 है, कहीं 32 है स्टेट में। यूपीएससी का भी 32 है और सब इंस्पेक्टर का 24 से 26 के रेंज में होता है नॉर्मली। और कांस्टेबल का यूपी में 18 से 22 है, उत्तराखंड में भी 18 से 22 है। तो ये कांस्टेबल के एज का रेंज होता है। सर, यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं तो जहाँ तक मुझे मालूम है एग्ज़ाम तो अलग नहीं होता, आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम एक ही होता है। तो जो शख्स आईपीएस बनना चाहता है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो आईएएस बनना चाहता है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना है? लोअर रैंक पे तो फिटनेस का ख्याल रखना है, प्लस जो है अपना जनरल नॉलेज और वो बढ़ा के रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो सारे जनरल नॉलेज बेस्ड ही होते हैं और स्टेट के जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। और आईपीएस में तो कोई अलग से तो कुछ है नहीं, जो यूपीएससी के जनरल प्रिपरेशन है सभी आईएएस से लेकर के बाकी सर्विसेज जो कॉमन है। तो आईपीएस में कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बाकी सिविल सर्विसेज के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सर, आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग में भी कोई फ़र्क होता है क्या? आईएएस की ट्रेनिंग, आईएएस आईपीएस दोनों की पहले 3 महीना ट्रेनिंग कॉमन होती है, फाउंडेशन कोर्स। वो लबासना मसूरी में होती है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आईएएस लोगों की उसके बाद की जो ट्रेनिंग है वो भी वहीं होती है, जबकि आईपीएस की हैदराबाद में होती है, नेशनल पुलिस एकेडमी में। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो मैं इंडोर और आउटडोर का ही मानता हूँ। आउटडोर आईएएस की मोस्टली ट्रेनिंग इंडोर होती है, क्लासरूम, जबकि आईपीएस की 50% से ज़्यादा ट्रेनिंग आउटडोर है। ड्रिल करना जो परेड होती है, उसके अलावा आपको बहुत सारे आउटडोर सब्जेक्ट सीखने पड़ते हैं, जैसे शूटिंग है, जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है और इस तरह के जितने कमांडो कोर्स है। तो ये सारी चीज़ें आईपीएस की ट्रेनिंग में होती है, जबकि आईएएस में ये सब बहुत न के बराबर होता है। बस आउटडोर के नाम पे सुबह एक पीटी का पीरियड होता है, जबकि हमारे आईपीएस में पीरियड दिन में आउटडोर के कम से कम 6 होते हैं, 3 सुबह 3 शाम। कितनी रैंक तक आईएएस चुने जाते हैं और उसके बाद कितनी रैंक तक आईपीएस होते हैं आमतौर पर? नॉर्मली एट एन एवरेज 100 तक आईएएस मिलता है, 200 तक आईपीएस मिलता है। सर, जैसा कि आपने कहा था कि इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि अगर आप अपने सफ़र पर बात कर पाएँ कि आपने कब सोचा कि मुझे आईपीएस बनना है, कैसे आपने तैयारी की और उसके बाद सर्विसेज में किस तरह का सफ़र आपका रहा, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर रहेगा, एक किक रहेगा उन तमाम नाजरीन के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं तो हरियाणा के गांव से पढ़ा हूँ और क्योंकि मैं मैथमेटिकली शार्प था तो मेरे नंबर अच्छे आते गए। फिर मैं 12th 11वीं 12वीं मैंने सोनीपत के हिंदू कॉलेज से किया और यहाँ से भी अच्छे नंबर आने के बाद आईआईटी दिल्ली चला गया। आईआईटी दिल्ली में जो 3 साल बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो वो है माइंडसेट इंजीनियरिंग टाइप का नहीं है और इंजीनियरिंग में मुझे वो सफलता मतलब उतनी खुशी शायद ना मिल पाए जितनी कि मैं अपेक्षा करता हूँ। और सिविल सर्विसेज में आम आदमी की सेवा करने के ज़्यादा मौके हैं। तो इस सोच के साथ फिर मैंने अपना करियर शिफ्ट किया, एग्ज़ाम देने की सोची और एग्ज़ाम देने के बाद आगे सिविल सर्विस में यूपी कैडर मिला। पहले 11 साल यूपी में रहे और फिर जब उत्तराखंड अलग हो गया तो उत्तराखंड में आ गए। ये है कि बहुत ही मेरा टफ और चैलेंजिंग करियर रहा है। स्टार्टिंग ही इलाहाबाद से हुई थी, फिर अलीगढ़ भी रहे, तो ऐसे सभी सेंसिटिव, कम्युनली सेंसिटिव, क्रिमिनली सेंसिटिव जगहों पे रहे, टेररिस्ट एरियाज में भी रहे और मोस्टली फील्ड में ही रहे। फील्ड से अपने आप छोड़ करके गया मैं, एसएसपी मथुरा से यूएन गया था। तो वैसे 34 साल की सर्विस में 30-31 ट्रांसफ़र भी हुए। तो चैलेंजिंग जॉब है बट मुझे पसंद बहुत किया मैंने, क्योंकि ये वो सेवा है जिसमें डेली आप कम से कम 50 से 100 लोगों की हेल्प करते हो, तो उनकी ज़िंदगी में फ़र्क लाते हो आप। तो वो सबसे बड़ा इसमें सेटिस्फेक्शन है कि आपको
बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। सर, एक बुक भी आपने लिखी है, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। खाकी में इंसान है, और वो इसी बारे में, किताबें तो मैंने और 4-5 लिखी, बट सबसे मेन मेरी वही किताब है खाकी में इंसान, और वो इसी बारे में है कि वो ये मौका दे रही है लोगों को जानने का, समझने का कि पुलिस जो है नेगेटिव नहीं होती। सारी पुलिस जो है हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, और अगर पुलिस चाहे तो बहुत लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क ला सकती है, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलवा सकती है, बहुत सारे पीड़ितों की सहायता की जा सकती है। तो ये किताब है खाकी में इंसान। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा कि पुलिस महकमे को लेकर तरह तरह की बातें हमेशा की जाती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, बड़ी रैंक पर आप काम करके आए हैं, कि पुलिस महकमे में हमारे मुल्क में कौन कौन से सुधार हैं जो हो सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है, और कौन कौन से सुधार होने ज़रूरी है? देखो, पुलिस सुधार कुछ हुए भी हैं, और कुछ बहुत चर्चा रहती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं हो पाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्चुअली बहुत मुश्किल है उसमें चेंज आना, क्योंकि पुलिस इज ए पावर, ठीक है ना, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट ऑल्सो। तो कोई भी स्टेट अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म को इतना जल्दी आसानी से वो नहीं करना चाहेगा ना, अपनी पावर्स को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो बाकी कुछ सुधार विद इन पुलिस भी होने हैं, उस थोड़े बहुत हो भी रहे हैं, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं है। कांस्टेबलरी की कंडीशन में सुधार आ रहा है, हमारी बिल्डिंग्स की उसमें सुधार आ रहा है, हमारे इक्विपमेंट जो है, हमारी मोबिलिटी जो है उसमें सुधार आ रहा है। तो पुलिस सुधार लगातार एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखिए यूपी के पुराने ज़माने के थाने और आजकल के थानों में फ़र्क देख लो। पुराने ज़माने पे जो हम पे गाड़ियाँ होती थी और आजकल जो कंट्रोल रूम की गाड़ियाँ हैं, तो चेंज आ रहा है, सुधार जारी है। पर कुछ जो मैंने कहा, कुछ ऐसे सुधार हैं जो ऑलमोस्ट हो नहीं पाएंगे कभी भी, तो वो प्रोसेस है। एक आखिरी मैसेज हम आपसे यहाँ पर चाहेंगे उन तमाम नौजवानों के लिए, उन तमाम नाजरीन के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, पुलिस महकमे में शामिल होना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी लेवल पर आना चाहते हैं, चाहे वो एक हवलदार के लेवल पर आना चाहते हैं, कांस्टेबल के लेवल पर, या फिर सब इंस्पेक्टर के लेवल पर आना चाहते हैं, या फिर IPS की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप एक मैसेज अगर देना चाहें तो क्या होंगे? मेरा तो यही मैसेज है कि अपनी जम के तैयारी करें और पूरे दिल से मेहनत करें, तो सर्टेनली एक दिन सफल होंगे, और सफल होंगे तो पॉजिटिव मकसद से पुलिस सेवा में आए तो ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिलेंगी आपको। ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, और तो बहुत आप सारी लोगों की मदद करते हो तो आपको भी तो खुशी मिलती है। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये पूरी बातचीत साबित होगी। तो सर ने बहुत खूबसूरत बातें कहीं, पूरा स्ट्रक्चर हमें समझाया, पुलिस महकमा कैसे काम करता है ये बताया, क्या क्या खूबियाँ हैं और कहाँ कहाँ सुधार हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर हमने बात की। साथ ही ये भी बताया कि एक ऐसा महकमा है जिसके ज़रिए आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जब आप एक बड़े लेवल पर ज्वाइन करते हैं, यानी कि अगर आप एक IPS के तौर पे ज्वाइन करते हैं, तो आपको मौका मिलता है लोगों की हेल्प करने का, और बहुत अपने कामों से बहुत दूर तक आप असर डाल सकते हैं, पॉजिटिव असर लेकर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही काम की बातें इस पूरे सेगमेंट में हमें पता लगी। उम्मीद करते हैं कि अगर आप पुलिस महकमे में आना चाहते हैं, या फिर किसी को आप लाना चाहते हैं महकमे में, तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो कांस्टेबल लेवल पर हो या फिर IPS लेवल पर हो, उन तमाम लोगों के लिए ये सेगमेंट काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नज़र डाल लेते हैं।
उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक, नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।